जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 लेके आए यानी पार्ट 5, जिसमें हम लोग कुछ मैकेनिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक, देखो इसमें जैसे पहला पॉइंट दिया गया है, यदि कोई प्रक्षेप गति करता बम फट जाए तो उसके टुकड़े भी प्रक्षेप गति करेंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, कहेगा यदि कोई प्रक्षेप गति करता हुआ बम, यानी एक कोई ऐसा बम है जो प्रक्षेप गति कर रहा है और वो फट जाए तो उसके टुकड़े कौन सी गति करेंगे। और चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे प्रक्षेप गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, ठीक, या फिर कह देगा इनमें से दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ लो। अगर बम आपका प्रक्षेप गति कर रहा है, ध्यान से समझो, अगर बम आपका ये प्रक्षेप गति कर रहा है तो उसके जो टुकड़े होंगे वो भी प्रक्षेप गति करेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम से रिलेटेड। अगला देखिए ध्यान से, अगला लिखा है वायुयान से छोड़ा गया बम प्रक्षेप गति करेगा, लेकिन वायुयान में बैठे व्यक्ति को वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होगा। अब ध्यान से समझो, जैसे आप वायुयान में बैठे हो, ठीक, और उससे एक बम छोड़ा गया प्रक्षेप गति करता हुआ, ठीक, प्रक्षेप गति करेगा, लेकिन वायुयान में बैठे व्यक्ति को वह ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होगा। कहने का मतलब, यदि आप वायुयान में बैठे हैं और वायुयान से छोड़ा गया बम प्रक्षेप गति करेगा, यानी जब आप उससे बम छोड़ोगे तो वो गति कौन सी करेगा, प्रक्षेप गति। लेकिन जब आप उसके अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी ये सीधे नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रतीत होता है ऐसा, लेकिन करता है वो प्रक्षेप गति। क्लियर हुआ पॉइंट। तीसरा पॉइंट दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो पूछा गया है ए बी के बीच का कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से समझो, इसको रटना नहीं है। हमने क्या सिखाया आपको कि जब भी बीच में डॉट हो तो हमेशा कॉस थीटा, यानी इस वाले में यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ध्यान से समझना, ठीक। और दूसरा क्या दिया गया इसमें, दूसरा दिया गया क्रॉस, क्रॉस वाले में हमने इसमें क्या बताया, इसमें आता है हमेशा आपका साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। अब ध्यान से समझो, डॉट वाले में कॉस थीटा और क्रॉस वाले में साइन थीटा। जब इसका आप डॉट हटाओगे तो इधर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा। अब आप ये सोचिए, कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान बराबर कब होगा, 45 डिग्री कोण पर। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। या फिर आप कॉस थीटा को पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल 1, और टेन थीटा इक्वल 1 का मतलब होता है थीटा 45 डिग्री। ठीक, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी का मान आपस में बराबर है और कह रहा है इन दोनों का योग भी बराबर है। ध्यान से समझो, उसने क्या लिखा अगले पॉइंट में, यदि वेक्टर ए का मान, क्या लिखा उसने, यदि वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और उन दोनों का योग, तीनों चीजें बराबर हो। ध्यान से समझो, यानी कोई आपको दो सदिश दिए गए हैं, पहले का मान और दूसरे का मान, और उन दोनों के योग का मान आपस में बराबर हो तो ए व बी के बीच का कोण क्या होगा, तो उसके बीच का कोण होता है 2π/3 रेडियन। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 120 डिग्री। अगर डिग्री में लिखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला दिया यदि वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी का मान वे ए व बी दोनों के अंतर के मान के बराबर हो, तब उनके बीच का कोण कितना होगा, तब होता है 60 डिग्री। ध्यान दो जरा, जब बीच में माइनस लगा हो, उसका मान दोनों सदिशों के मान के बराबर हो तो बीच का कोण 60 डिग्री। अगर प्लस के हिसाब से बराबर है तो 120 डिग्री। जब आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये π/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2π/3 ऊपर वाला। ठीक, तीसरा पॉइंट दिया गया कि आर यानी रिजल्टेंट जो होता है 45 डिग्री इज ग्रेटर देन R30 से, तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा R60 डिग्री के। ठीक है, ये ऐसे फार्मूला है, जो फार्मूला आपको याद करना है। अगला देखो क्या दिखा, पहली बार न्यूटन ने, क्या लिखा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहली बार न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे एक ही पॉइंट में, 2 से 3 क्वेश्चन। कैसे लिखा है, पहली बार न्यूटन ने सन 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि द प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, तो आपका जवाब आएगा क्या, न्यूटन। फिर इन्होंने द प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखी, तो उसका आंसर आएगा सन 1686 में। फिर उन्होंने उसमें क्या लिखा, तो गति के 3 नियम दिए, गति के 3 नियम दिए। तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, इसमें आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। फिर से एक बार समझ लो,
पहली बार न्यूटन ने आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गति के 3 नियम किस पुस्तक में लिखे हैं, तो आपका आंसर होगा द प्रिंसिपिया। फिर ये द प्रिंसिपिया पुस्तक किस लेखक ने लिखी है या किस वैज्ञानिक ने लिखी, तो आपका जवाब आएगा न्यूटन। और कब लिखी है, तो सन 1686 ईस्वी में। जो लोग नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते जाइए, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से भला नहीं होने वाला, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जब आप खुद से वो चीज लिखते हो, एक बार वीडियो देखोगे, सुनोगे, फिर वही चीज खुद से लिखोगे, तो जब इतना आप सब करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तैयार हो जाएंगे, और फिर उसी नोट्स से आप अपनी हैंडराइटिंग से पढ़ोगे तो वो तैयारी बहुत ही अच्छी होती है। अब देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया, समान वेग से गतिशील वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी समान वेग से गतिशील वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। इसको कैसे समझोगे, यानी आपके पास कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक, जो समान वेग से गतिशील है, यानी कोई दो हैं वस्तुएं और वो समान वेग से चल रही हैं, तो पूछेगा आपसे कि उसमें संवेग किसका अधिक होगा। क्या पूछेगा, संवेग किसका अधिक होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पर संवेग किसका अधिक होगा, तो आपका जवाब आएगा भारी वस्तु का। अब ध्यान से समझो। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन हम छोटा सा करें कि एक पतला व्यक्ति है 40 या 50 किलो का, और एक भारी आदमी है 80 से 90 किलो का। अब हम आपसे पूछें कि इन दोनों में से तेज कौन दौड़ेगा, तो आप कॉमन सेंस बता दोगे, फिजिक्स का नहीं भी यूज करोगे, नहीं भी जानते होगे, तभी आप बता दोगे कि पतला व्यक्ति तेज दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक फिजिक्स का रूल काम करता है, और वो आपको इन दोनों पॉइंट में समझ में आ जाएगा। जैसे पहला लिखा है, समान वेग से गतिशील वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, यानी संवेग किसका अधिक होगा, भारी वस्तु। अब इसी के नीचे पॉइंट समझो, लिखा है यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। अब यहीं पर आपका दौड़ने वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। यदि कोई दो वस्तुएं उनका संवेग बराबर हो, ध्यान से समझो, फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P इक्वल m इंटू वी। फार्मूला क्या होता है, इधर समझ लो आप, P इक्वल m इंटू वी, ये फार्मूला होता है। यानी P को कहते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि दो वस्तुओं का संवेग बराबर है तो क्या लिखा है आगे, उसमें लिखा है आपका हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। ठीक है, यही कारण होता है कि हल्का व्यक्ति ज्यादा तेज दौड़ पाता है। अगला देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। ठीक, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते ही, एसएससी में ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। क्या कह रहा है आपसे, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम बल के गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम। 3 नियम में जो प्रथम नियम है वो गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, गुणात्मक स्वरूप की। दूसरा क्या लिखा है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बल के परिणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। यहाँ पर समझो, इसमें क्या लिखा है उसने, परिणात्मक स्वरूप। प्रथम नियम गुणात्मक स्वरूप और द्वितीय नियम परिणात्मक स्वरूप। आई होप दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखो इसकी याद करने की ट्रिक बताएं। देखो याद करने की ट्रिक क्या है, कभी कभार होता है कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, द्वितीय नियम में गुणात्मक लिख सकते हो आप, प्रथम नियम में परिणात्मक। तो अब देखो अल्फाबेट तो आप जानते होगे, ABCD। ABCD में आपने देखा होगा कि G पहले आता है। ABCD जब आप लिखोगे तो अल्फाबेट में G पहले आता है और P बाद में। अब देखो इसकी ट्रिक समझो। अब इसमें लिखा है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। क्या लिखा है, प्रथम, यानी अब इसमें प्रथम स्थान पे कौन आ रहा है, G, तो प्रथम नियम में हो जाएगा G से आप गुणात्मक याद। आई होप आप ये ट्रिक समझ पा रहे होंगे। और द्वितीय नियम का मतलब बाद में, और बाद में क्या आता है, P, तो P से हो जाएगा आपका परिणात्मक स्वरूप। ठीक, अब आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए, G पहले आता है, इस वजह से प्रथम नियम गुणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, P बाद में आता है, इसलिए द्वितीय नियम परिणात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, द्वितीय नियम तक हो गया था। अब देखो अगला लिखा है, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, F इक्वल dp अपॉन dt। F होता है आपका फोर्स मतलब न्यूटन मात्रक होता है इसका, ये हो गया बल, और dp बटे dt का मतलब क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर। एक चीज आप याद रखो, जब भी नीचे डेल्टा टी मिल जाए आपको, तो समझ लो उसमें एक वर्ड जरूर जुड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं दर। तो संवेग परिवर्तन की दर का मतलब हो गया, ऊपर आपका संवेग रहेगा और डेल्टा जुड़ा है तो इसका मतलब हो जाएगा परिवर्तन। तो F इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर लिखा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी।
लिखा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पेपर में आपको क्या पूछेगा कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर आएगा जड़त्व का नियम। इसे चाहे न्यूटन का प्रथम नियम को चाहे जड़त्व का नियम, दोनों का मतलब सेम है। अब इसको समझेगो कैसे, देखा होगा हम लोगों के गांव में कभी कभार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति का डबल नाम होते हैं। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो किसी का गांव में नाम है राम प्रकाश। क्या नाम है? राम प्रकाश। अब उसको गांव में पूरा हो सकता है गुड्डू के नाम से बुलाया जाता हो। आई होप हमारी बात समझ रहे होंगे आप। यानी व्यक्ति एक ही है, उसके नाम दो हैं। गांव वाले उसको गुड्डू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसका जो वैसे है डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम चलता है, या उसको लोग वैसे लोग राम प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ अब आपके पास व्यक्ति वही है, व्यक्ति एक है, उसके नाम दो हैं। वैसे न्यूटन के गति विषयक चाहे आप प्रथम नियम को हो चाहे जड़त्व का नियम को हो, नियम एक ही है, इसके नाम दो हैं। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। अगला लिखा है न्यूटन के द्वितीय नियम में तृतीय नियम स्वतः सम्मिलित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसको उल्टा मत कर देना। कह रहा न्यूटन के द्वितीय नियम में तृतीय नियम स्वतः सम्मिलित, यानी द्वितीय में तृतीय है। ध्यान देना, यानी जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसमें ही तृतीय नियम सम्मिलित है। अगला क्या लिखा, रॉकेट जेट हवाई जहाज तृतीय नियम पर आधारित है। इसको भी समझ लो। क्या लिखा, रॉकेट जेट हवाई जहाज तृतीय नियम पर। देखो न्यूटन का तृतीय नियम को बोलते हैं हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम, यहाँ पर हमने बताया। वैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूटन के तृतीय नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओ क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यानी किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हम पर उतना बल लगाती है। ठीक, इस पॉइंट को बहुत से लोग समझने में ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या समझते हैं कि हम जैसे मान लो एक दीवार है, ठीक, अगर हम दीवार को धक्का दें तो वो दीवार पीछे नहीं हटती है। इसका मतलब ही हो गया कि जो हमने बल दीवार पर लगाया है उतना ही बल दीवार पर हम पर लगा रही है, दीवार हम पर बल लगा रही है। समझ रहे हो? कहने का मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। इसी वजह से इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब यहाँ पर समझो, जो रॉकेट है आपका, रॉकेट में जब आग लगाई जाती है, ध्यान से समझो, रॉकेट में जब आग लगाई जाती है तो उसमें पीछे की ओर आग बहती है, पीछे की ओर तेजी से रॉकेट आग फेंकता है और आगे की ओर तेजी से बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान-3 अभी जब लॉन्च किया गया था तो नीचे की तरफ आग फेंक रहा था और ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। यानी नीचे की ओर वो बल लगा रहा था और रॉकेट आगे की ओर, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का रूल हो गया। तो इसी वजह से इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसी वजह से इसे रॉकेट और जेट हवाई का तृतीय नियम पर आधारित है। क्लियर हुई बात की नहीं? यानी जहां हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो वस्तु भी हम पर बल लगाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और ये बात न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताई थी। क्लियर हुई बात की नहीं? अब समझो अगला। देखा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछेगा प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो आप बता दो कि परवलयाकार होता है। और यह किसने बताया था? गैलीलियो ने सर्वप्रथम। अब देखो यहाँ पर एक ही लाइन में आपके दो पॉइंट क्लियर हुए। कौन कौन से? आपसे पूछेगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, यह बात किसने बताई थी, तो आपका आंसर होगा गैलीलियो। 3 ऑप्शन और आपको गलत दिए जाएंगे। न्यूटन दे देगा, अल्बर्ट आइंस्टीन दे देगा, रदरफोर्ड दे देगा, मैक्सवेल दे देगा, ठीक है ना, फैराडे दे देगा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अब प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो वो परवलयाकार होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो रहा है। एक तो पूछेगा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रेखी। तो आपका आंसर होगा परवलयाकार। क्लियर हुई बात? और पूछ दिया जब प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये किसने बताया था, तो गैलीलियो ने बताया था। अगला लिखा है, अगला समझो ध्यान से। अगला क्या लिखा है? अगला लिखा हुआ है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इफ एफ नेट इक्वल 0 देन P1 बराबर P2। यानी जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, यदि एफ एक्सटर्नल 0, कहने का मतलब यदि बाहरी बल शून्य है तो P1 बराबर P2 होता है। यानी यही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। कहने का मतलब P1 यानी जो पहला संवेग होगा वो दूसरे संवेग के बराबर होगा। ये कौन सा नियम है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अगला क्या लिखा हुआ है? एक जालीदार पिंजरे में बैठी चिड़िया पिंजरे में, अब ध्यान से सुनो, एक जालीदार पिंजरे में बैठी चिड़िया पिंजरे में उड़ने लगे तब पिंजरे को पकड़ने व्यक्ति को पिंजरे का भार कुछ कम लगेगा। ध्यान से समझो। यानी एक कोई चिड़िया पालने वाला है, चिड़िया पकड़ने वाला है। ध्यान से समझो। उसने क्या किया, पिंजरे में कई सारी चिड़ियों को रखा। अब वो हाथ में लटकाए हुए लिए जा रहा है। ध्यान से समझो। अगर जालीदार पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया पिंजरे में उड़ने लगे, यानी वो अगर तेजी से उड़ने लगे तो पिंजरे को
पकड़े हुए व्यक्ति को पिंजरे का भार कैसा महसूस होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहीं से समझ जाओ, जब वो चिड़िया उड़ने लगेंगी तो पिंजरा हल्का ऊपर उठेगा तो उस व्यक्ति को भार कम महसूस होगा। क्लियर हुई बात की नहीं। अगला लिखा है एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के अनुक्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो पॉइंट समझो, पहला जो एक पिंड का कार्यरत बल है, बल मतलब फोर्स यानी एफ, उसके वेग के अनुक्रमानुपाती है। कहने का मतलब यदि एफ प्रोपोर्शनल वी लिखा है, ध्यान से समझो, यदि एफ प्रोपोर्शनल वी है तो पिंड का जो वेग होगा वो समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। तब उसके कहने का अर्थ ये है कि उस स्थिति में उसका जो वी होगा वो √t के अनुक्रमानुपाती होगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यानी उसके कहने का अर्थ यदि बल उसके वेग के अनुक्रमानुपाती है तो उसका वेग समय के वर्गमूल के, समय का वर्गमूल का मतलब समय पे आप √, लगा दीजिए। आप जो नोट्स बुक बना रहे हो या नोट बना रहे हो उसमें लिख लो एफ प्रोपोर्शनल वी और उसी के नीचे दूसरी कंडीशन लिख लो वी प्रोपोर्शनल √t। लेकिन घर्षण बल सदैव स्पर्श बिंदु पर लगता है। यानी आपसे पूछा जाएगा घर्षण बिंदु हमेशा किस बिंदु पर लगता है, तो घर्षण बल जो होता है हमेशा स्पर्श बिंदु पर लगता है। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ तक हो गया। अब देखो लिखा हुआ है क्या, घर्षण बल एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक, यानी जो घर्षण बल होता है उसको आप क्या कह सकते हो, ये एडजस्टेबल फोर्स है। अगला लिखा घर्षण बल प्रतिरोधी बल, यानी ये घर्षण बल के एक तरह से गुण है। आपसे पूछ सकता है घर्षण बल कैसा होता है, तो आप बता सकते हो घर्षण बल प्रतिरोधी बल भी है। फिर लिखा घर्षण गुणांक म्यू। अब देखो फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये चैप्टर। लिखा है घर्षण गुणांक म्यू सतह तथा पदार्थ का गुण। अब इसमें क्या समझना है आपको, जो घर्षण गुणांक होता है वो सतह तथा पदार्थ का गुण है। लिखा है फिर उसके बाद में खुदरे तल का घर्षण ज्यादा होता है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो खुदरा तल होता है यानी रफ, यानी जो चिकना ना हो, उसका घर्षण कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा उसके लिए आपका ये जो म्यू होता है ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन बना दिया यहाँ पर। ठीक, अगला क्या लिखा है, घर्षण गुणांक म्यू बराबर tan थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे। और थीटा को क्या कहते हैं, घर्षण कोण। अब देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, थीटा होता है घर्षण कोण और म्यू होता है घर्षण गुणांक, और म्यू बराबर होता है tan थीटा। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखो अगला लिखा है घर्षण गुणांक इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कहने का अर्थ ये है कि जो घर्षण गुणांक होता है या तो वो 0 के बराबर होगा और या फिर वो 0 से बड़ा। लिखा दैनिक जीवन में जो घर्षण गुणांक होता है वो बिलोंग्स टू 0 से 2, यानी कहने का मतलब 0 और 2 के बीच की वैल्यू होती है। 0 और 2 भी आप शामिल कर सकते हो। स्थैतिक घर्षण बल Fs इज ग्रेटर देन आर इक्वल गतिक घर्षण बल। यानी आपसे पूछा जाए जो स्थैतिक घर्षण बल है और जो गतिक घर्षण बल है इसमें कौन बराबर है, तो या तो दोनों बराबर होंगे या फिर आपका स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा होगा गतिक घर्षण बल से। यानी ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं होगी कि आपका गतिक घर्षण बल ज्यादा हो जाए किससे, स्थैतिक से। तो हमेशा या तो दोनों बराबर होंगे या तो स्थैतिक घर्षण बल अधिक होगा। ठीक भाई, ये नीचे लिख दिया गया है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण बल और म्यू के का मतलब होता है गतिक घर्षण बल। अगला लिखा है घर्षण बल मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि। अब देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि घर्षण बल का मात्रक बताइए, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और लिखा है इसकी विमाहीन राशि, यानी ना तो इसका मात्रक होता है और ना ही इसकी विमा। फिर लिखा है यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होगी। यानी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ध्यान से समझो, यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उस घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होगी। तो आपको क्या बताना है, जो घर्षण बल की दिशा होगी वो आगे की ओर होगी। ऑप्शन देगा आपको आगे की ओर होगी, पीछे की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी या ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर होगी। इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप ध्यान दो, यदि कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसका घर्षण बल की दिशा कहाँ होती है, आगे की ओर। आई होप आप ये भी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोट्स में लिख दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी एसएससी या एयरफोर्स की या किसी भी XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।